गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कक्षा 7 के अध्याय 8 का भाग 2। इससे पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था भारत से बाहर के बारे में, और इस अध्याय में जानेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में, यानी कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत से जुड़ी हुई बातें हैं, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। और साथ ही साथ अंत तक देखना इसलिए भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इस वीडियो के बीच में हो सकता है कि मैं आपको ऐसी बातें बता दूं जो आप ना जानते हो। अगर आप जानते होंगे तो वो आपके लिए रिवीजन का काम करेगा। तो आइए हम शुरू करें आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब ये गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में, अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप, इस शब्द को ज़रा ध्यान से समझिए। उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप से क्या मतलब है कि भारत और उसके पड़ोसी देश। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है भारत और उसके पड़ोसी देश। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये 3 देश में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण हो रहा है। यह बेसिन उपोष्ण में, अब देखिए उपोष्ण क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो विषुवत वृत्त होती है, जरा यहाँ देखिए इस तरीके से, इसमें ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और इसी में जो ऊपर का क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो उपोष्ण कहाँ होता है? तो उपोष्ण होता है ये जैसे ही आप इससे विषुवत वृत्त से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे के आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ गर्मी कम होती जा रही है। तो उस क्षेत्र को हम लोग उपोष्ण क्षेत्र, यानी कि भूगोल की भाषा में उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। तो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, यानी कि उसके बीच में है। यानी कि लोकेशन को ज़रा ध्यान से हम लोग समझते हुए चलेंगे। ज़रा देखिए, ये देखिए, ये आप इसकी स्थिति अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए, तो ये लगभग जो है ना आपका यहाँ से ये है 30 डिग्री, और नीचे यहाँ जो है ना ये वाला जो क्षेत्र है आपका वो है 10 डिग्री, यहाँ पे होगा ये वाला क्षेत्र 10 डिग्री होगा। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। अब प्रश्न यहाँ से आपसे ये किया गया है कि एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें, यानी कि नाम बताएं। तो जरा हम देखते हैं इसमें। देखिए, ये नदियाँ हैं दिहिंग, बरही, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और शंकुश। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अब यहाँ देखिए आगे गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत,
हिमालय के गिरिपाद। गिरिपाद क्या होता है कि जहाँ पे पर्वत का अंत होता है, जहाँ से यानी कि शुरुआत होती है, उसको गिरिपाद कहते हैं। तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? ये सुंदरवन डेल्टा, तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र। तो सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील के बारे में मैंने आपको पिछले अध्यायों में बता दिया है। फिर भी ये समझिए कि चाप मतलब होता है उपजाऊ जमीन की पे जब झील का निर्माण होता है उसको चाप झील कहते हैं। तो यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है? मानसूनी है, यानी कि मानसून के वर्षा के ऊपर यहाँ का मौसम टिका होता है। मानसून कब आता है यहाँ? तो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच यहाँ पे मानसून में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे भारत के मानचित्र में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अब जरा देखिए यहाँ, ये देखिए, ये आपका हो गया यहाँ उत्तराखंड, फिर आपका थोड़ा सा भाग है हरियाणा का, फिर है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का थोड़ा सा भाग, मध्य प्रदेश का बहुत ही कम भाग है, उसके बाद असम और थोड़ा सा भाग अरुणाचल प्रदेश का भी है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि यहाँ से यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं, स्थल की आकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण जो होता है, यानी कि एनवायरनमेंट जो होता है, उसकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि देखिए, तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जो होंगे वो बसने के लिए क्या होंगे? अनुकूल तो हो नहीं सकता, प्रतिकूल होगा, यानी कि अपोजिट होगा, वो सही नहीं होगा। इसलिए इस क्षेत्र में लोग कम रहेंगे, यानी कि कम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। मानव प्रवास के लिए, यानी कि मानव के रहने के लिए, माइग्रेशन के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। क्यों होता है उपयोगी? क्योंकि यहाँ पे हम अपने यातायात के मार्ग विकसित करते हैं, यहाँ पे हमें खेती इत्यादि कृषि इत्यादि करने में आसानी होती है, और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो ये समझ लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। इसका मतलब क्या है कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 189 लोग रहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 189 ही हर जगह हो, कहीं पे इससे कम भी हो सकता है, कहीं पे इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है, यानी कि औसत है। जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 और बिहार का 1102 नहीं, अब 1106 है अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग। तो 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं बिहार में, यानी कि बिहार की जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा घना है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय, यानी कि मुख्य प्रोफेशन क्या है? कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। जैसा कि ये देख लीजिए, धान की खेती, धान में की रोपाई करते हुए आप यहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं। तो धान की खेती यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए क्या चाहिए? पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, इसलिए ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। आजकल हालांकि ये ट्यूबवेल इत्यादि के मदद से भी पानी की आपूर्ति की जाती है और धान की खेती की जाती है।
यहाँ पे यानी कि इन क्षेत्रों में और जो फसलें उगाई जाती है उनमें उनका नाम है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा। गन्ना एवं जूट को नकदी फसलें भी उगाई जाती है। अब नकदी फसलें होती क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप से ऐसी क्रॉप्स यानी कि ऐसी फसलें जिसको बेच के हमें नगद पैसे मिलते हैं। हालांकि कहोगे कि नगद पैसे तो सभी चीज़ों से मिलते हैं, लेकिन नगद पैसे का मतलब यह है कि आप इसको घरेलू यूज के लिए नहीं उपजाते हैं, आप इसको बेचने के पर्पज़ से ही उपजाते हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हजारीबाग और हाजीपुर ये केले के लिए बिहार के दो जगह हैं जो कि केले के खेती के लिए मशहूर है, और वहाँ का केला भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कभी अगर आप लोग उधर जाएं तो वहाँ का केला अवश्य लेके चेक करें कि क्या वाकई उस केले में कुछ खासियत है। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। जरा देखिए चाय के बागान में किस तरीके से पत्तों की कटाई की जाती है। चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है, जिसे रेशम कृमि कहते हैं। रेशम कृमि का संवर्धन करके सिल्क उत्पादन यानी कि रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। अब वेदिकाएं होती क्या है, तो जरा इस चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे वेदिकाएं इस चित्र में आप देख रहे होंगे, ये वेदिका है। ये वेदिका बनाई क्यों जाती है, तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि यानी खेतीबाड़ी करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का प्रवाह बहुत तेज़ी से ना हो, यानी बहुत तेज़ी से अगर जल बह जाएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। पर्णपाती मतलब पतझड़, जिसमें पत्ते पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं, यानी कि घना जो होता है उसको झुरमुट कहते हैं, यानी कि एक साथ जब वो मिले होते हैं जहाँ पे कि रोशनी का जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको हम घने झुरमुट कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़। अब इसके आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि इन क्षेत्रों में इस तरह के पेड़ क्यों पाए जाते हैं? यदि आप जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। बेसिन में विविध प्रकार के यानी कि अलग अलग तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। ये देखिए एक सींग वाला गैंडा, यह है एक सींग वाला गैंडा। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। ये जो डेल्टा क्षेत्र में मगर का ये मगरमच्छ यानी कि मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में। और यहाँ के में जो सबसे मशहूर मछली है वह है रोहू, कतला एवं हिल्सा। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, यानी कि इस नदी किनारे इस मैदानी भागों में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार यानी कि मुख्य भोजन है मछली, चावल। जैसे कि आप लोग जानते होंगे
कि बंगाल के लोग मछली चावल बहुत ही अधिक पसंद करते हैं, तो उसका रीज़न आज आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी बताई हुई है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में, अलवण मतलब जिसमें नमकीन की मात्रा, नमकीन जल नहीं होते यानी कि साफ जल होता है, तो एक प्रकार का डॉल्फिन पाया जाता है जिसे वहाँ की लोकल भाषा में सुसु यानी कि अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु अगर उपस्थित है तो इसका मतलब ये होता है कि जल शुद्ध है, और जब उसमें रासायनिक की अत्यधिक मात्रा पहुंच जाएगी तो शहर की गंदगियां इत्यादि, तो उससे इनकी मौत होती है और ये लोग मर जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना आवश्यक है। डॉल्फिन आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, तो इसलिए इसके संरक्षण पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए एक केस स्टडीज़ हम देखते हैं। झील जीविका का साधन। विनोद क्या एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली में मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों यानी कि उनके साथ काम करने वाले रविंद्र, किशोर, राजीव और दूसरों के साथ मौन या चाप झील को क्या किया, साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार यानी कि जैसे कि वेलिनेरिया, हाइड्रेला इत्यादि जो उग जाते हैं उसको साफ किया, क्योंकि यही जो खरपतवार होता है वो मछलियों का भोजन होता है। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता यानी कि तालमेल बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। यानी कि हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रदूषण लोगों की जीविका को भी क्षति पहुंचाता है। इसलिए प्रदूषण से निपटने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था, जिसको इस 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष हो गए थे। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में, अब यहाँ पे फिर हम आगे की अपनी पढ़ाई मतलब अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। कई बड़े शहरों में नाम है क्या, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, वाराणसी शहर का यह दृश्य है। ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है और यहीं से हमारे माननीय प्रधानमंत्री सांसद के रूप में चुने गए हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में भी जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो कि हमारे देश की धरोहर और देश के लिए आवश्यक जो नदी है उसको भी दिन प्रतिदिन खराब करते जा रहे हैं। और गंगा संरक्षण के लिए भी नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई है और इसमें कहाँ तक प्रगति हुई है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है, यानी कि अच्छी तरीके से विकसित है।
मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिए, हुगली नदी के किनारे। और मैदानी क्षेत्र में हवाई पत्तन है, यानी कि हवाई अड्डा भी बहुत अधिक है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। पर्यटन मतलब जो लोग टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिज्म यहाँ का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे कौन? ताजमहल। इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम। इलाहाबाद, हालांकि इलाहाबाद का अभी नया नाम क्या है? प्रयागराज, जैसा कि आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, ये भी पर्यटन के एक महत्वपूर्ण स्थल है। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि ये मानस वन्य प्राणी अभयारण्य अभय वन में बाघ को आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस अध्याय को समझा। अगले भाग में, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अगले अध्याय को। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।